अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की इस एमडी कैट सीरीज़ में हम एक नए चैप्टर के साथ अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। आज हमने पढ़ना है केमिकल एनर्जेटिक्स। आपको कुछ याद होगा, हमने कहा था कि जो आपका एमडी कैट केमिस्ट्री कोर्स है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक फिज़िकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम आज जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री का 5th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। 4 चैप्टर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर केमिकल एनर्जेटिक्स। अगर आप फर्स्ट ईयर की बुक देखो, फर्स्ट ईयर की बुक में आपके चैप्टर नंबर 7 है जिसको लिखा हुआ है थर्मोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इसका कोर्स कंटेंट जो है उसी से लिया गया है, यानी थर्मोकेमिस्ट्री से। बेसिक जो है आर्टिकल उसी से लिए गए हैं, बस थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। आपने हेसेस लॉ को यूज़ करते हुए, आपने डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी फाइंड करनी है, वो भी हम देख लेंगे। मैं आपको उसका ब्रीफ सा स्केच बता दूंगा। तो कोर्स कंटेंट देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। जब रिएक्शंस होते हैं उसके दौरान हीट इवॉल्व होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्टेंट्स की एग्जैक्ट एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की एग्जैक्ट एनर्जी के बराबर हो सके। तो उसके दौरान चूँकि जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, हीट में चेंजेस आएंगी और उन चेंजेस को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। दूसरा, यूज़ द टर्म इंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शंस। जी, आपने रिएक्शंस की मुख्तलिफ इंथैल्पीज़ पढ़ी होंगी। मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ। आपने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा होगा, आपने इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा। वही इंथैल्पीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है। वो उसमें कुछ रिएक्शंस देखेंगे, कौन सा रिएक्शन जो है उस पे कौन सी इंथैल्पी फिट आती है, कौन सा रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक बेसिकली होता है और कौन सा रिएक्शन जो है बेसिकली वो एंडोथर्मिक ही हो सकता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आएगा, यहाँ पे देखेंगे हम। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी को यूज़ करते हुए हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस की इंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं जिसकी हमें इंथैल्पी पता नहीं होगी। इसी तरह इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन यूज़ करते हुए भी हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग हेसेस लॉ। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करने के लिए यू नो वेल बोर्न हार्बर साइकिल। बोर्न हार्बर साइकिल यूज़ होता है क्योंकि बोर्न हार्बर साइकिल के बगैर जो है आप लेटेस्ट एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते। आप मेरा बोर्न हार्बर साइकिल वाला जो है यूट्यूब पे ही वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। हेसेस लॉ टू कंस्ट्रक्ट सिंपल एनर्जी साइकिल। हेसेस लॉ का भी मैंने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, आप उसको अच्छे तरीके से देखिए, आपको ये सारा समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने हेसेस लॉ पढ़ना नहीं है। हेसेस लॉ के थ्रू देखिए हेसेस लॉ क्या है। एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, एक वे है, दूसरा वे है। अब एक वे डायरेक्ट है, एक वे में कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स में से कोई एक आध स्टेप ऐसा होगा जिसकी हमें इंथैल्पी नहीं पता होगी, तो हेसेस लॉ बड़ी आसानी के साथ हमें हेल्प करेगा उस स्टेप की इंथैल्पी फाइंड करने के लिए, राइट। तो अब जो है मैं इसके कुछ एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ आपके सामने, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज the same twice the enthalpy change of neutralization as the following। कहता है ये फॉलोइंग रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जितनी इंथैल्पी चेंज होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन हुआ है, इतनी इंथैल्पी चेंज होगी -57.4 किलो जॉल पर मोल। कहता है ये जो 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी, इन 4 रिएक्शंस में से हमने देखना है कि किस रिएक्शन के अंदर इसके मुकाबले में ट्वाइस इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी। अब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लो। द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड एंड फ्रॉम 1 मोल ऑफ बेस। 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड, इसका मतलब है इंथैल्पी चेंज एक्चुअली क्या है, जब 1 मोल वाटर बनता है उसके दौरान जो
हीट एवॉल्व होती है जी, हीट एवॉल्व होती है। इसका मतलब है इन रिएक्शंस में से हमें देख लेना है कि किस रिएक्शन में वाटर के 2 मोल्स बनते हैं। जिस रिएक्शन में वाटर के 2 मोल्स बनेंगे वहाँ पर इंथाल्पी भी ट्वाइस होगी, राइट। देखते हैं यहाँ पर जस्ट वन वाटर मॉलिक्यूल यानी 1 मोल ऑफ वाटर बनता है, यहाँ भी 1 मोल ऑफ वाटर बनता है, यहाँ भी 1 मोल ऑफ वाटर बनता है। इसको रिएक्शन को देख लीजिए, डी ऑप्शन, H2SO4 2H आयन प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2OH आयन प्रोड्यूस करेगा, 2OH आयन से मिलकर 2 वाटर बनाएंगे। इसका मतलब है इस रिएक्शन के मुकाबले में इस रिएक्शन में ट्वाइस इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल होगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं द गिवन डायग्राम शोज द इंथाल्पी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये डायग्राम है, कहता डायग्राम रिप्रेजेंट, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में इंथाल्पी चेंजेस का बताया हुआ है। इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रही है। ये एक लाइन है जो रिएक्टेंट्स की इंथाल्पी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये प्रोडक्ट की इंथाल्पी है, ये आप लाइन लगा दें। इसका मतलब है रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कॉन्सेप्ट, जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, इसका मतलब है प्रोडक्ट बनने के दौरान हीट इवॉल्व हुई, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। और जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो, इसका मतलब है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर थी, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे देख लीजिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट इवॉल्व करना पड़ेगी, यस। और अगर हीट इवॉल्व करना पड़ेगी तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यस, सॉरी, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं जी, स्पॉन्टेनियस हो सकता है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले हैं, स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है। आइसोथर्मिक प्रोसेस नहीं जी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, अगर रिएक्टेंट नीचे होते प्रोडक्ट ऊपर होते तो आप एंडोथर्मिक कहते, आप कहेंगे एक्सोथर्मिक। थर्ड MCQ देखते हैं जी, विच इंथाल्पी चेंज इज रेलिवेंट विद द फॉलोइंग प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, कहता है इस प्रोसेस में A B C D इन 4 में से कौन सी इंथाल्पी एप्लीकेबल होगी। प्रोसेस देखते हैं, सोडियम सॉलिड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सोडियम गैसियस एटम। बेटा जब सोडियम सॉलिड है उसने गैसियस एटम्स बनाने हैं, तो डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही सिंपल पढ़ी हुई है आपने, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, द इंथाल्पी चेंज हीट रिक्वायर टू कन्वर्ट 1 mole of solids into 1 mole of its gaseous atom is called enthalpy of atomization। तो बड़ी सिंपल सी, देखें जी कहाँ पर यही लिखिए जी, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यस। ठीक है बेटा, एटम्स बने हैं, वेपराइजेशन नहीं हुई। वेपर्स वैसे तो बने हैं लेकिन यहाँ पे ये फिट नहीं आना। ठीक है, वेपराइजेशन में सॉलिड का या सॉरी लिक्विड का वेपर्स में तब्दील होना होता है, तो वेपर्स वो मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं। यहाँ पर प्योर एक एलिमेंट से उसके एटम्स या किसी मॉलिक्यूल से उसके एटम्स ही बनने हैं, राइट। इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं, मेल्ट होना होता है। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्मेशन होती है उसके एलिमेंट से। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंथाल्पी चेंज इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हाँ जी, ये 4 इंथाल्पीज लिखी हैं, कौन सी इंथाल्पी जो है वो एक्सोथर्मिक के लिए है। इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन, हाँ जी, आप जब भी कोई चीज़ जलाते हो हीट निकलती है हमेशा, तो इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन तो इसका आंसर है। अब दूसरे ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बेटा, फॉर्मेशन जब होती है हीट एवॉल्व भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। इधर आइए, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन,
हमेशा रिक्वायर होगी, ये ऊपर भी था पॉजिटिव लिखा। आपने जब भी एक एलिमेंट से या एक मॉलिक्यूल से एटम्स बनाने हैं, गैशियस एटम्स बनाने हैं, आपको हीट देनी पड़ेगी, तो ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जी बेटा यहाँ भी आप याद रख लीजिए, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, हीट एवॉल्व भी हो सकती है सॉल्यूशन बनाते वक्त, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो एक्सोथर्मिक में यही ऑप्शन आएगा, इंथाल्पी ऑफ कंबस्चन। हाँ, अगर वो कह देता है यहाँ पे एक्सोथर्मिक की बजाय, ये मैंने लिखा हुआ है एंडोथर्मिक कह देता, तो आप फिर ऑप्शन सी सिलेक्ट करते, क्योंकि बाकी ये एक्सो होगा, ये एंडो एक्सो हो सकता है, ये भी एंडो और एक्सो हो सकता है, और ये हमेशा एंडो होगा, राइट। कुछ एमसीक्यू और देखते हैं हम, ये कुछ एमसीक्यू और देखें ज़रा आप, इजी हैं। रिएक्शंस ऑफ वाटर विद क्विकलाइम रिजल्ट्स इन द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस इंडिकेट नेचर ऑफ रिएक्शन। हाँ जी बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम कहलाता है। जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और उसके रिजल्ट में क्या था जी, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। रिजल्ट्स इन राइज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। तो आपको तो पता है सिस्टम का टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब सिस्टम से हीट निकलेगी, तो इसका मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स, इसमें आप ये लगाएंगे जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सिंपल। थर्ड ऑर्डर से हीट से थर्ड ऑर्डर, हीट से थर्ड ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस तब होता, एंडोथर्मिक प्रोसेस की प्रॉपर्टी है कि जिस वेसल में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होता है उस वेसल का टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ रिएक्शन फॉल कर जाता है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो जाती है ना। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस की प्रॉपर्टी है, जिस सिस्टम में, जिस वेसल में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होता है, चूँकि हीट निकलती है, हीट निकलने से तो उस वेसल का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही ऑप्शन आएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट, द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। जी, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, पहले भी एमसीक्यू एक आ चुका है इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन से रिलेटेड। डेफिनेशन याद करें, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इनटू इट्स गैशियस एटम्स। क्या यहां पर एलिमेंट को उसके गैशियस एटम में बदला जा रहा है? नहीं। क्या यहां पे ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ये नेक्स्ट देखते हैं, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन को जो कि गैशियस एलिमेंट है उसको उसके एटम में, गैशियस एटम में बदला जा रहा है? यस, बदला जा रहा है। अच्छा, बदला, जो रिएक्शन ऊपर है वही नीचे है, फिर कैसे चूज करेंगे? हीट से। बेटा आपको पहले भी बताया मैंने, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन में आपको हीट हमेशा देनी पड़ेगी, और हीट हमेशा देनी पड़ेगी तो इसका मतलब है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, पहले डिस्कस हो चुका है। तो इसका मतलब ऊपर वाला ऑप्शन आएगा, हीट रिलीज नहीं होगी, नीचे वाला ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम सॉलिड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कहता है इसके दौरान -692 किलोजॉल पर मोल हीट जो है वो रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है जी। कहता जी इंथाल्पी ऑफ अबव रिएक्शन विल बी कॉल्ड। हाँ जी, क्या ये स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन है? जो स्टैंडर्ड वर्ड है ना STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जब लिया जाएगा तो ये जो सर्कल है, डॉट है, ये शो कर रहा है। कहता है ये इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन है? नहीं जी, गैशियस एटम तो नहीं बने। क्या ये इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन है? सब्लिमेशन तो नहीं हुई जी। क्या ये इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन है? क्या सॉल्यूशन बनाया आपने, वाटर में डिसॉल्व किया? नहीं। यस, इट इज स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है जी, तो ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, हाफ H2 गोइंग टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैशियस एटम। ये
बिल्कुल इस जैसा है, लेकिन ये वाला जो था वो आई थिंक सो 2016 में आया है और ये जो है 2015 में आया था। तो इसमें कह रहा है कि हाफ बैलेंस किया हुआ है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, उसको गैसियस एटम में बदला, बताएं जी इन दिस रिएक्शन डेल्टा एच विल बी कॉल्ड, क्या उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे, और हमें तो पता है क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपके सामने जितने एमसीक्यू लिखे 2018 से 19 से 17 से 16 15 से एक एक एमसीक्यू मैंने सेलेक्ट किया। आप देखा आपने कि एमसीक्यू तो बहुत आसान थे, यानी तकरीबन सारे के सारे एमसीक्यू जो है वो हमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेसेस से मिल गए, या हमें इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन और इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से मिल गए। यानी इनको अच्छे तरीके से हम देख लें कि कौन सा रिएक्शन जो है उस पर कौन सी इंथाल्पी टर्म अप्लाई हो सकती है, कंबस्शन अप्लाई हो रही है, सॉल्यूशन अप्लाई हो रही है, तो हम आसानी के साथ इस चैप्टर के एमसीक्यू कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी और हेसेस लॉ से जब आपने एक इंथाल्पी साइकिल कंस्ट्रक्ट करना होता है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। आपकी चैप्टर नंबर 7 की थर्मोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज में कुछ ऐसे साइकिल कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं जिसको आपने करके देखना है, यानी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसको करके देखें तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली आप हेसेस लॉ वाला मेरा जो है वो वीडियो लेक्चर उसको देख लें, उससे भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। चलें ये देखें, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। देखें, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना सकती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फाइंड कर सकती है, बना सकती है। सॉरी बेटा, इसकी इंथाल्पी आपको पता होती है, -393.7 किलोजॉल पर मोल। मैं आपको बता रहा हूं किस नेचर का क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह का कोई साइकिल होगा, उसमें इसकी इंथाल्पी बताई होगी, इन दोनों में से किसी एक की इंथाल्पी बताई होगी। हमें इसकी इंथाल्पी बेटा डायरेक्टली फाइंड नहीं होती, अलबत्ता इससे ये प्रोसेस होता है, इसकी इंथाल्पी डायरेक्ट फाइंड हो जाती है, -283 किलोजॉल पर मोल। तो इसकी इंथाल्पी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस प्रोसेस की इंथाल्पी, जिसको आप सपोज डेल्टा एच कहो, इज इक्वल टू हो इसकी और इसकी, इन दोनों की इंथाल्पी के सम के बराबर है। राइट, एक पेपर के अंदर ये एमसीक्यू भी आया हुआ था, उन्होंने ऐसे करके 3 रिएक्शन लिखे हुए थे, एक ये एक ये एक ये, ऐसे उसने इनकी और इसकी इंथाल्पी लिखी हुई थी और इसकी फाइंड करनी थी। बेटा फाइंड कर लेंगे आप, बहुत आसान है, आपको इसकी पता है -393.7, ये आपने फाइंड करनी है, और इसकी -283, तो आप डेल्टा H1 फाइंड करेंगे जी। -110.7 किलोजॉल पर मोल।
इस तरह सिंपल से यहाँ पे आपको साइकिल आ सकते हैं, जिसमें से 2-3 स्टेप्स की आपको बताई होगी, एक आध स्टेप्स की आपने कैलकुलेट करनी होगी। लेकिन ये वाला जो है बेटा इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर 7 की एक्सरसाइज में कुछ ऐसे साइकिल दिए हुए हैं, वो करेंगे तो आपको आसानी के साथ ये हो जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर से सहारा मिला होगा कि ये केमिकल एनर्जेटिक्स जो है ये एक आसान चैप्टर है, उसको हम आसानी के साथ कर लेंगे। इसमें से कोर्स कंटेंट भी थोड़ा है और एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल टफ नहीं देता, वो आसान से एमसीक्यू देता है और आप आसानी से इसको कर सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।